So guys, we all know that the gold, silver and copper prices have risen quite a lot in the last 2 to 3 quarters. तो हो क्या रहा है ना, बहुत सारे लोग ना मुझसे आके ये चीज क्वेश्चन पूछते हैं, where the प्राइस आर गोइंग टू गो फ्रॉम हियर। तो एक बात समझो, मैं आपको ऑलरेडी 2 वीडियोस ऑलरेडी इसके ऊपर बना चुके हैं, जिसके ऊपर आई हैव ऑलरेडी गिवन यू द फंडामेंटल्स कि गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस और कॉपर के प्राइसेस क्यों इंक्रीज कर सकते हैं इनटू द फ्यूचर। तो वन थिंग इज वेरी वेरी क्लियर कि गोल्ड और सिल्वर और कॉपर इन तीनों के प्राइसेस आने वाले टाइम में बढ़ेंगे तो काफी, लेकिन इट इज नॉट गोइंग टू इंक्रीज इन अ स्ट्रेट लाइन. There will be high volatility in the market with respect to the commodity prices. लेकिन एक कंपनी ऐसी है which irrespective of where the global prices are going to go, ठीक है, as long as there is volatility in the market, और volatility कब होती है? Because of global uncertainties. कभी रशिया यूक्रेन वॉर हो गया, कभी गाजा के ऊपर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया, या फिर अब यूएस का डेट इतना ज़्यादा हो चुका है आज की डेट में दैट द वर्ल्ड ओवर के अंदर जितने भी सेंट्रल बैंक्स हैं वो सारे के सारे काफ़ी कॉशियस हो गए हैं, काफ़ी कंसर्न्ड हो गए हैं, और वो क्या कर रहे हैं? दे आर मूविंग टूवर्ड्स गोल्ड. अगर मैं सिल्वर की बात करता हूँ तो सिल्वर के प्राइजेस जो हैं बेसिकली वो क्यों बढ़ रहे हैं? बिकॉज इसलिए बढ़ रहे हैं जस्ट बिकॉज के इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट्स जो है ना सिल्वर की काफ़ी ज़्यादा हो चुकी हैं, और कॉपर की वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि बेसिकली कॉपर जो है वो आज की डेट में इंडिस्पेंसिबल हो चुका है विद रिस्पेक्ट टू द डिजिटल एज. अब इन रीजंस की वजह से ये बढ़ तो रहे हैं, लेकिन ये प्राइजेस दे विल ऑलवेज स्टे इन अ जिगजैग वे. इट इज नॉट गोइंग टू ओनली गो अप फ्रॉम हियर. अब उस पॉइंट ऑफ टाइम पर ये प्रेडिक्ट करना इन्वेस्टर्स के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि यार अब गोल्ड के प्राइस अगर मैं इफ आई बाय गोल्ड एंड अब द प्राइसेस अगर गिर जाते हैं तो अगेन इट इज गोइंग टू पुट अ डेंट ऑन माय पोर्टफोलियो. सो व्हाट शुड आई डू? I mean, which is the safest company to actually invest in? So that is exactly what I'm going to be discussing with you today. अब एक बात समझो, there is a company by the name Multi Commodity Exchange या MCX. अब यार जब भी हम कभी एक्सचेंज की बात करते हैं ना तो वी थिंक अबाउट सेंसेक्स, वी थिंक अबाउट निफ्टी. नाउ दीज आर स्टॉक एक्सचेंजेस जहां पर आप किसी भी कंपनी के स्टॉक्स को बाय और सेल कर सकते हो, राइट? ऐसे ही एक मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज है जिसके अंदर इंडिया की जो मेजर इन कमोडिटीज हैं एक्चुअली वी ट्रेड दोज कमोडिटीज ऑन दोज एक्सचेंजेस. और ये एक प्लेटफॉर्म है बेसिकली. अगर किसी को भी गोल्ड को बाय या सेल करना है, या सिल्वर को बाय या सेल करना है, कॉपर को, एल्यूमिनियम को या जिंक को, लॉट ऑफ कमोडिटीज व्हिच आर देयर व्हिच कैन बी ट्रेडेड ऑन द एक्सचेंज. अब लॉजिकली एक बात सोचो, अगर मैं MCX हूं इस पॉइंट ऑफ टाइम पर तो होगा क्या? अब अगर गोल्ड के प्राइसेस कंसिस्टेंटली बढ़ रहे हैं, थिंक अबाउट इट, ठीक है, गोल्ड के प्राइस अगर कंसिस्टेंटली बढ़ रहे हैं तो सबसे ज्यादा जो है ना देयर आर 2 काइंड ऑफ पीपल हु कैन एक्चुअली बेनिफिट फ्रॉम इट. वन इज गोइंग टू बी द पीपल हु आर रनिंग बिजनेसेस. लाइक फॉर एग्जांपल अगर मान लो मैं एक ज्वेलरी कंपनी हूँ, ठीक है, ज्वेलरी कंपनी को क्या होगा यार, मेरे को सिंपल सी बात है, आई नीड टू कीप बाइंग इन्वेंट्री एट अ सर्टेन प्राइस, लेकिन मुझे लग रहा है यार कंसिस्टेंटली गोल्ड के प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं. तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पर ना व्हाट आई नीड टू डू इज आई नीड टू लॉक इन अ प्राइस फॉर माई सेल्फ, जिससे कि मुझे एक बार ये क्लैरिटी तो हो कि मेरी कॉस्ट कितनी होने वाली है इन द नेक्स्ट 1 मंथ. तो मैं क्या कर रहा हूँ बेसिकली, बिकॉज द प्राइसेस हैव बीन सो वोलेटाइल, कंसिस्टेंटली वो ऊपर इतना इंक्रीज कर रहे हैं, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पर मुझे मार्केट के अंदर आकर एक ऐसी पोजीशन लेनी पड़ेगी जिसके थ्रू ना मैं अपने रिस्क को नलिफाई कर सकूं या अपने रिस्क को मिनिमाइज कर सकूं. इसके लिए मैं क्या करूंगा, आई विल टेक फ्यूचर्स अगर मुझे कमोडिटी को बाय करना है. अब ये हो गया एक तरीका जिसके अंदर जो वो कंपनीज उसके अंदर एंटर करेंगी जिनको उस कमोडिटी की रिक्वायरमेंट है. लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं पॉलीकैब की बात करता हूँ, पॉलीकैब एक और कंपनी है. अब पॉलीकैब बनाती है वायर्स और केबल्स. अब वायर्स और केबल्स के अंदर आपको पता है कॉपर की रिक्वायरमेंट है. अब कॉपर के प्राइसेस आपको पता है लास्ट 1.5 मंथ्स के अंदर कॉपर के प्राइस हैव रिजन सो मच. अब उनके इतने प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो यार उनको तो अपने हिसाब से अपनी कमोडिटी के प्राइस को, रॉ मटेरियल के प्राइस को फिक्स करना बहुत जरूरी है. तो ये सारी कंपनीज भी एंटर करेंगी अपने रिस्क को हेज करने के लिए. सो हो क्या रहा है ना, बिकॉज ऑफ दिस ह्यूज अनसर्टेनिटी इन द प्राइजेस एंड प्राइस हैव रिजन सो मच, तो सारी की सारी ये जितनी भी कंपनीज है ना इन्होंने बहुत एक्टिवली ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया इन द कमोडिटी मार्केट्स. दैट इज वन. साथ में क्या हुआ, ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो हमारी तरह इन्वेस्टर्स हैं, वो क्या सोच रहे हैं कि यार ठीक है मुझे कोई गोल्ड खरीदने की वैसे नीड नहीं है, बट वन थिंग आई नो दैट द गोल्ड प्राइस आर राइजिंग एंड आई वांट टू टेक बेनिफिट आउट ऑफ इट. मुझे क्या करना है, स्पेक्यूलेट करना है इन द मार्केट. आई रियली डोंट वांट दैट काइंड ऑफ गोल्ड, बट व्हाट आई वांट इज कि गोल्ड का अगर प्राइसेस बढ़े तो आई विल मेक money from the market, right? For those kind of people usually they buy options. Obviously they can go for futures as well, but futures requires more capital compared to option markets. तो होता क्या है ना, these people are those, ये क्या करेंगे किसी भी तरीके से ऑप्शन मार्केट के अंदर they will take a position so that they can make money from the rise in the commodity prices, right? तो यार यही चीज हुई.
अगर आप लास्ट 1 क्वार्टर की, चलो एग्जांपल देता हूँ, जैसे MCX का ना इस बार का जो सेल्स ग्रोथ जो हुई है इस पर्टिकुलर क्वार्टर के अंदर, Q3 के अंदर इसकी जो सेल्स हुई है FY26 के अंदर 122% से राइज हुआ है सेल्स के अंदर. सेल्स ग्रोथ वाज 122% अप, राइट, एंड द प्रॉफिट मार्जिन्स वर अप बाय 150%. प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो था उनका 150% प्लस से इंक्रीज कर गया, विच इज फिनोमिनल, डोंट यू थिंक? अब व्हाट इज द रियल रीजन? यार देखो, irrespective whether the gold price are going to go up or down, जितने भी ये स्पेकुलेटर्स हैं या जितने भी ये कंपनीज हैं जो हेज करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी पोजीशंस को, दे आर गोइंग टू कीप इन्वेस्टिंग, दे आर गोइंग टू कीप टेकिंग पोजीशंस. जितने ऑर्डर ये लोग प्लेस करेंगे MCX पे, MCX गेट अ फी फॉर मेकिंग देम ट्रेड ऑन देयर एक्सचेंज. ट्रेडिंग फी जो है ना वो कौन कमा रहा है? MCX. इतने ज्यादा लोग एंटर करेंगे मार्केट के अंदर, उतनी ज्यादा, जितनी ज्यादा ट्रेडिंग होगी उतनी ज्यादा फी ये लोग कलेक्ट करेंगे. अब इसके अंदर क्या होता है, एक ना बहुत इंपॉर्टेंट एक टर्म यूज करी जाती है डेली टर्नओवर की. एवरेज डेली टर्नओवर क्या है? एवरेज डेली टर्नओवर अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूं तो वो जो था ना 2.3 लाख करोड़ का था पर डे. माइंड यू, पर डे जो ट्रांजैक्शन हो रही है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के ऊपर वो 2.3 लाख करोड़ की होती थी लास्ट, मतलब Q3 FY25 के अंदर. और इस क्वार्टर Q3 FY26, मतलब इस पर्टिकुलर लास्ट 3 मंथ्स के अंदर इट वाज 7.5 लाख करोड़. डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? 224% राइज. मतलब इतनी ज्यादा पार्टिसिपेशन बढ़ी. क्यों बढ़ी? क्योंकि लॉजिकली बात है लास्ट 6 मंथ्स के अंदर ही गोल्ड और सिल्वर के प्राइस सबसे मैक्सिमम बढ़े. और अब अगर मैं मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज की बात करूं, इसके अंदर ना सबसे ज्यादा ट्रेडिंग किसके ऊपर होती है? गोल्ड के ऊपर. मतलब ओवरऑल जितना भी ट्रेड हो रहा है 44% ट्रेड जो होता है ना दैट हैपेंस थ्रू गोल्ड, 33% ट्रेड जो होता है दैट हैपेंस थ्रू सिल्वर, अराउंड 5% हैपेंस इन कॉपर, और बाकी का जितना भी बचा वो बाकी की कमोडिटीज के अंदर होता है. आप समझो, जब अगर गोल्ड, सिल्वर और कॉपर के प्राइसेस अगर फ्लक्चुएट करेंगे, देखो इनको फर्क ये नहीं पड़ता प्राइस बढ़े या गिरे. बढ़ेंगे तो भी नए ट्रेडर्स आएंगे, गिरेंगे तो भी और ट्रेडर्स अपनी पोजीशन लेने की कोशिश करेंगे. अल्टीमेटली एज लॉन्ग एज देयर इज वोलेटिलिटी, तब तक दिस कंपनी इज गोइंग टू कीप मेकिंग प्रॉफिट्स, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैज बीन हैपनिंग. और इसकी वजह से इनकी डेली एवरेज टर्नओवर आप सोचो ना 224% से अगर राइज कर गया, विच इज फिनोमिनल. और एक और बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट आया FY25 के अंदर ना, जितने एक्टिव यूनिक ट्रेडर्स जो थे उनका जो नंबर था ना वो 13 लाख था. मतलब 13 लाख लोग ऐसे थे जो FY25 के अंदर उन्होंने कंसिस्टेंटली उन्होंने ट्रेड किया है, चाहे एक बार भी ट्रेड किया हुआ, दे आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इट. इस बार 9 मंथ्स के अंदर, 9 मंथ्स, क्योंकि अभी तक तो 9 मंथ्स ही कंप्लीट हुए हैं, 3 मंथ्स आर स्टिल लेफ्ट, 9 मंथ्स के अंदर 15 लाख के अराउंड लोग हैं वो आ चुके हैं. लेकिन इससे एस्टोनिशिंग फैक्ट जो है ना वो ये है, सिर्फ Q3 क्वार्टर 3 मतलब सितंबर से दिसंबर के बीच में अंदर ना 11 लाख नए ट्रेडर्स मार्केट के अंदर एंटर करें. जो पूरे साल में लास्ट ईयर 13 लाख थे, एक 3 महीने के क्वार्टर के अंदर इतने नए लोग मार्केट के अंदर आए टू ट्रेड इन द मार्केट्स. और आपको इतना पता है गोल्ड के प्राइसेस, सिल्वर के प्राइसेस किसी एक डायरेक्शन में नहीं बढ़े जरूर हैं ऑन टॉप ऑफ इट, बट देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ टर्मोइल, देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ वोलेटिलिटी इन द मार्केट अलोंगसाइड, एंड दिस कंपनी इररिस्पेक्टिव ऑफ वेयर द प्राइस आर गोइंग टू गो, दिस कंपनी हैज मेड ह्यूज प्रॉफिट्स. और साथ में देखो एक और चीज पता है क्या हुई, इस बार ना सेबी ने ना कुछ रेगुलेशंस को ना ईज आउट किया. कौन सी रेगुलेशंस? लाइक पहले क्या था कि जितने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस थे ना वो लोग ना मार्केट के अंदर कमोडिटीज के अंदर डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं कर सकते थे. लाइक इफ यू टॉक अबाउट म्यूचुअल फंड्स या फिर इंश्योरेंस फंड्स या पेंशन फंड्स, इनके पास भी बहुत कैपिटल होता है, ये लोग भी इन्वेस्ट कर सकते हैं. लेकिन सेबी ने ना इनको स्पेकुलेट करने के लिए पहले मना किया हुआ था कि आप इसके अंदर एंटर नहीं करोगे. लेकिन इस बार सेबी ने उस रूल को रिलैक्स कर दिया है, जिसकी वजह से क्या हुआ, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस भी हैं नाउ दे कैन ऑल्सो टेक बेनिफिट फ्रॉम द मार्केट. अगर उनको लगता है, एट द एंड ऑफ द डे यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, म्यूचुअल फंड मैनेजर है या फिर एक पेंशन फंड या इंश्योरेंस फंड मैनेजर है, दे आर हाईली प्रोफेशनल इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स, डोंट यू थिंक? फंड मैनेजर्स है वो. उनको अगर लगता है, उनका एक व्यू है, उसके हिसाब से अगर वो थोड़ा बहुत रिस्क लेना चाहते हैं तो उनको इस बार अलाउ कर दिया गया. सिंपल सी बात है, अब इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस अगर मार्केट के अंदर एंटर करेंगे तो ऑब्वियसली इसके अंदर मार्केट की वॉल्यूम्स तो बढ़ेंगी. और आने वाले टाइम पे आप ये चीज समझ लो, आने वाले नेक्स्ट 2-3 ईयर्स
the global uncertainty is going to keep on rising. ये कोई कम नहीं होने वाली, because a lot of policies which Trump is going to come up with, and you know कि China किस level पे अपने actions से ये दिखाने की कोशिश कर रहा है that yes, I want to take over, I want to become the next superpower, या किस तरीके से world is moving from gold to metal based economy, and this is going to create a lot of uncertainty in the market, and as long as the uncertainty is going to be there, MCX is going to be the ultimate beneficiary. इसका मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं. हुआ क्या था गाइस, 1800s के अंदर ना यूएस के अंदर ना ऑयल डिस्कवर हो गया था. अब ऑयल डिस्कवर होने की वजह से बहुत सारी कंपनीज जो थी उन्होंने क्या किया, ऑयल को एक्सप्लोर करने के लिए हर जगह पे उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स करनी स्टार्ट कर दी. क्योंकि ऑयल 200 ईयर्स पहले तो आप समझ लो ऑयल एक इंडिस्पेंसिबल सोर्स था. आज भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उस टाइम पे आप समझो सारी की सारी मेजरली हैवी इंडस्ट्रीज ही थी. कोई सर्विस इकोनॉमी तो इतनी डेवलप्ड थी नहीं. तो आप समझो ऑयल कितना इंपॉर्टेंट था उस पॉइंट ऑफ टाइम पर. हुआ क्या, अ लॉट ऑफ कंपनीज दे स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग ऑयल, क्योंकि अगर उनको वहां पर ऑयल मिल गया तो अल्टीमेटली दे विल मेक अ लॉट ऑफ मनी. अब लेकिन दिस कम्स विद अ लॉट ऑफ रिस्क. रिस्क क्या है, अगर ऑयल नहीं मिला तो मेरी सारी इन्वेस्टमेंट्स विल गो फॉर देयर विल बी अ लॉस. उस पॉइंट ऑफ टाइम में पता है क्या बोलते थे, इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग इन एन ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी, आप उस कंपनी पे इन्वेस्ट करो विच इज प्रोवाइडिंग टूल्स टू दीज कंपनीज. क्योंकि यार कुछ भी हो, अगर 100 कंपनीज ऑयल को एक्सप्लोर करेंगी, हो सकता है 10 कंपनीज में उनको ऑयल मिल जाए, लेकिन 90 को नहीं मिलेगा, और 90 को नहीं मिलेगा, लेकिन 90 कंपनीज में अगर आप इन्वेस्ट उनमें करके बैठ गए तो योर इन्वेस्टमेंट विल टर्न डाउन टू जीरो. तो आप वहां इन्वेस्ट करने से बेटर आप ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट क्यों नहीं करते जो उनको टूल्स प्रोवाइड कर रही है, क्योंकि उनको जो इक्विपमेंट्स चाहिए वहां एक्सप्लोर करने के लिए, वो कंपनीज तो इररिस्पेक्टिव दे आर गोइंग टू मेक मनी. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो दिस इज द सेम एनालॉजी दैट यू कैन यूज. यार मुझे नहीं पता गोल्ड और सिल्वर, आई नो कि गोल्ड और सिल्वर के प्राइस आर यू नो और एंड कॉपर के प्राइसेस आर गोइंग टू गो अप इनटू द फ्यूचर, बट दे आर नॉट गोइंग टू गो इन अ सिंगल डायरेक्शन, दे आर गोइंग टू कीप फ्लक्चुएटिंग, राइट. और उस पॉइंट ऑफ टाइम पर अगर मैं सही से प्रेडिक्ट नहीं कर पाया वेयर दीज कमोडिटी प्राइस आर गोइंग टू गो, आई विल मेक लॉसेस. तो रादर व्हाई नॉट इन्वेस्ट इन द कंपनी विच इज प्रोवाइडिंग यू द प्लेटफॉर्म वेयर मोर पीपल विल कम एंड इन्वेस्ट. ये वही वाली बात हो गई, व्हेन यू प्ले कैसीनो द कैसीनो ऑलवेज विंस. The players may or may not win. Don't you think MCX is that casino only? It is making you play. 7.5 lakh crore की transactions हो रही हैं in a single day, guys. And 90% of the investors, they make losses in the derivative markets. So one thing is very, very clear. If you try to make investments, there is a 90% probability that you will make losses. That means the odds that you're going to make money is highly stacked against you. So instead, bet on the casino. Keep tracking the results. As the volatility will increase, this company is going to keep making money. And if you look at the last 2 years, this company has made a lot of money for the investors. And from here on also, till the time the global uncertainty is going to be there, definitely the company can keep doing well. But yes, it comes with a caveat. You have to keep tracking the company. And if all things go as per the plan, rather whatever the company says is able to execute, definitely you can also make a lot of money from this company itself.